ये हिमालय से भी पुराने हैं, डायनासोर से भी पुराने, पृथ्वी पर मौजूद ज्यादातर जीवन से भी पुराने। फिर भी आज ये खामोशी से गायब हो रहे हैं। और ये सिर्फ बेजान पत्थर नहीं है, ये एक जीता जागता इकोसिस्टम है, एक ऐसी ढाल जो करोड़ों लोगों की हिफाजत करती है, लेकिन वो ढाल अब टूट रही है। आज हम बात कर रहे हैं अरावली की, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला, जो आज एक कानूनी, पर्यावरणीय और राजनीतिक तूफान के बिल्कुल केंद्र में है। हमारे आज के इस विश्लेषण का मकसद है अरावली के प्राचीन अतीत को खंगालना, इसके विनाश के पीछे के कारणों को समझना और इसके गायब होने के पीछे की राजनीति को भी। बिल्कुल, और ये समझना बहुत जरूरी है कि अरावली महज एक ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। ये प्राचीन पहाड़ आज हमारे भविष्य के लिए मतलब बेहद अहम है। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, चैनल नया है तो हमारा हौसला बढ़ाने के लिए प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। तो चलिए कहानी की जड़ों तक चलते हैं। जब हम कहते हैं कि अरावली प्राचीन है, तो ये कितनी पुरानी है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल लगता है। अंदाजा लगाना वाकई मुश्किल है, क्योंकि हमारे दिमाग इतने बड़े नंबर्स के लिए बने नहीं हैं। अरावली श्रृंखला 3 अरब साल से भी ज्यादा पुरानी है। 3 अरब साल? हाँ, इसको ऐसे समझिए कि जिस हिमालय को हम इतना विशाल और पुराना मानते हैं, वो सिर्फ 5 करोड़ साल पुराना है। अरे वाह, मतलब जब धरती पर हिमालय का कोई नामो निशान तक नहीं था, तब अरावली एक बुलंद पर्वत श्रृंखला हुआ करती थी। ये तो कल्पना से भी परे है। और ये फैली कहाँ तक है? ये गुजरात के खेड़ ब्रह्मा से शुरू होती है। अच्छा। और फिर पूरे राजस्थान, हरियाणा से गुजरती हुई दिल्ली में आकर खत्म होती है। लगभग 800 किलोमीटर की एक, आप कह सकते हैं, एक दीवार जैसी है। और मैंने कहीं पढ़ा था कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी इनका जिक्र मिलता है, पारिपत्र पर्वत के नाम से। इसका मतलब है कि इनका कल्चरल और हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस भी हजारों साल पुराना है। बिल्कुल सही। इन्होंने प्राचीन काल में सरस्वती जैसी नदियों का रास्ता तय किया, थार के रेगिस्तान को भारत के उपजाऊ मैदानों की तरफ बढ़ने से रोका और न जाने कितनी शुरुआती सभ्यताओं को पनाह दी। ठीक है, ये तो हुई इतिहास की बात। लेकिन आज के दौर में जब हम दिल्ली, गुरुग्राम, जयपुर जैसे कंक्रीट के जंगलों में रहते हैं, तब इन पहाड़ियों का हमारे लिए क्या महत्व है? चलिए अब इनके इकोलॉजिकल पहलू को समझते हैं। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि अरावली की भूमिका कई लेवल्स पर है और ज्यादातर अदृश्य है। सबसे पहला और सबसे जरूरी काम, ये ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करती हैं। ग्राउंड वाटर रिचार्ज मतलब बारिश के पानी को सोख कर? हाँ, जमीन के नीचे पानी के भंडारों को भरती हैं। मतलब दिल्ली एनसीआर के लाखों घरों में जो पानी आता है, उसका एक बहुत बड़ा सोर्स ये पहाड़ियां हैं। इनके बिना तो पानी का संकट और भी गहरा जाएगा, है ना? बिल्कुल यही। दूसरा, ये मानसून की हवाओं के रास्ते में आकर बारिश कराने में मदद करती है। तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण काम, ये थार मरुस्थल के विस्तार को रोकती है। एक नेचुरल बैरियर है, एक कुदरती दीवार जो रेगिस्तान की गर्म और धूल भरी हवाओं को रोकती है। सही कहा। वो हवाएं उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में नहीं फैल पाती। और यहाँ के वाइल्ड लाइफ का क्या? मैंने गुरुग्राम के पास लेपर्ड्स के दिखने की खबरें पढ़ी हैं। क्या ये वही वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स हैं जो अब खतरे में हैं? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये तेंदुए, सियार, नीलगाय और सैकड़ों प्रजाति के पक्षियों का आखिरी बचा हुआ घर है। दिल्ली, गुरुग्राम, जयपुर जैसे शहरों के लिए तो अरावली ग्रीन लंग्स की तरह है। शहर के फेफड़े? हाँ, ये नेचुरल पोल्यूशन फिल्टर है और क्लाइमेट को स्टेबलाइज करने का काम करते हैं। पर्यावरण विशेषज्ञों की ये चेतावनी कोई मजाक नहीं है कि अगर अरावली खत्म हो गई तो उत्तर भारत का क्लाइमेट बैलेंस बुरी तरह बिगड़ जाएगा। तो एक तरफ इतना गौरवशाली इतिहास और इतनी जरूरी इकोलॉजिकल भूमिका, और दूसरी तरफ विनाश की कहानी। ये सब बदलना कब और कैसे शुरू हुआ? ये तबाही आई कहाँ से? देखिए, इसकी शुरुआत तो अंग्रेजों के जमाने में छोटे मोटे माइनिंग से हो गई थी, लेकिन असली विनाश शुरू हुआ आजादी के बाद, जब इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन की जरूरतें बढ़ी और 1990s के दशक के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद, जब जमीन की कीमतें आसमान छूने लगी और अर्बनाइजेशन रॉकेट की रफ्तार से बढ़ा, तब तो अरावली पर चौतरफा हमला शुरू हो गया। और इस हमले के मुख्य हथियार क्या थे? मतलब किन चीजों ने अरावली को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया? 3 मुख्य कारण हैं। पहला, इल्लीगल माइनिंग।
पत्थर, क्वार्ट्ज, संगमरमर के लिए पहाड़ों को डायनामाइट से उड़ा दिया गया। दिन रात? हाँ। दूसरा, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, खासकर गुरुग्राम फरीदाबाद बेल्ट में आलीशान इमारतें, गोल्फ कोर्स, फार्म हाउस, इन सब के लिए पूरी की पूरी पहाड़ियों को समतल कर दिया गया। बिल्कुल। और तीसरा, इन इलाकों में सड़कों और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर का बेतरतीब निर्माण। ये सिर्फ मिट्टी का कटाव या थोड़ा बहुत नुकसान नहीं था, हम बात कर रहे हैं पूरी की पूरी पहाड़ियों के नक्शे से गायब हो जाने की। सही बात है, ये समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पहाड़ियां कटी नहीं, उन्हें मिटा दिया गया। मैं खुद इन इलाकों में गया हूँ जहाँ गूगल मैप्स पर आज भी पहाड़ दिखता है, लेकिन जमीन पर सिर्फ एक सपाट मैदान और धूल उड़ती है। ये तो बहुत ही भयावह है। बिल्कुल। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें साफ दिखाती हैं कि हरियाणा और राजस्थान में अरावली का एक बहुत बड़ा हिस्सा अब मौजूद ही नहीं है। मुझे एक शब्द बार बार सुनने को मिलता है, गैर मुमकिन पहाड़। ये सुनने में ही इतना अजीब है, इसका मतलब क्या है? क्या ये सच में पहाड़ नहीं है? ये कागजी दांव पेच का एक बेहतरीन उदाहरण है। गैर मुमकिन पहाड़ रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में दर्ज वो जमीन होती है जो है तो पहाड़ी लेकिन खेती के लायक नहीं है। अच्छा। तो सरकारों ने तर्क दिया कि चूंकि ये ऑफिशियली नोटिफाइड फॉरेस्ट लैंड नहीं है, इसलिए इस पर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के कानून लागू नहीं होते। तो विनाश के लिए हमेशा बड़े हथियार नहीं चाहिए होते। कभी कभी रेवेन्यू रिकॉर्ड में लिखा एक छोटा सा शब्द गैर मुमकिन एक पूरी पर्वत श्रृंखला को मिटाने के लिए काफी होता है। आपने बिल्कुल सही कहा। इसी एक शब्द की आड़ लेकर कागजों पर पहाड़ियों को नॉन फॉरेस्ट लैंड घोषित करके विनाश का एक लीगल रास्ता खोल दिया गया। जब विनाश इतना बढ़ गया तो जाहिर है मामला अदालत तक पहुंचा होगा। हमारी जुडिशरी ने इसमें क्या भूमिका निभाई? न्यायपालिका ने कई बार और बहुत सख्ती से हस्तक्षेप किया। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में नोटिफाइड अरावली क्षेत्रों में खनन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। 2002 में? हाँ। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के तहत सुरक्षा देने के आदेश दिए और किसी भी प्रोजेक्ट के लिए एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट को अनिवार्य कर दिया। एक मिनट, ये बात समझ नहीं आई। अगर देश की सबसे बड़ी अदालत खनन पर रोक लगा रही है, सरकारों को डांट रही है, तो फिर ये सब धड़ल्ले से चल कैसे रहा है? आपका सवाल बिल्कुल जायज है और यही इस पूरी कहानी का सबसे दुखद पहलू है। असली समस्या एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर आकर अटक गई। अरावली आखिर है क्या? इसकी डेफिनेशन क्या है? ये तो बहुत ही अजीब बात है। एक पहाड़ तो पहाड़ है, इसमें परिभाषा का क्या झगड़ा? जो आंखों से दिख रहा है उसे साबित करने के लिए कागज क्यों चाहिए? यहीं पर पूरी कानूनी लड़ाई फंस गई। राज्य सरकारों ने हमेशा यह तर्क दिया कि सिर्फ वही जमीन बचाई जानी चाहिए जो आधिकारिक तौर पर नोटिफाइड फॉरेस्ट लैंड है। उनका कहना था कि गैर मुमकिन पहाड़ या दूसरी रेवेन्यू लैंड जंगल नहीं है। तो उन पर संरक्षण के नियम लागू नहीं होते? बिल्कुल। और एनवायरमेंटलिस्ट्स का क्या कहना था? उनका पक्ष क्या था? उनका तर्क सीधा और सरल था। इकोलॉजी सरकारी भूमि रिकॉर्ड पर निर्भर नहीं करती। एक पहाड़ तो पहाड़ है, चाहे कागज पर कुछ भी लिखा हो, उसका भूजल रिचार्ज करने का, हवा साफ करने का काम तो वही रहेगा। लेकिन इस परिभाषा के जानबूझकर बनाए गए विवाद ने विनाश के लिए दरवाजे हमेशा खुले रखे। हाँ, जब तक ये साफ साफ तय नहीं होता कि पूरी अरावली श्रृंखला क्या है, तब तक उसे बचाने का कोई भी कानून पूरी तरह से लागू नहीं हो सकता। और यहीं पे राजनीति और बिजनेस इंटरेस्ट की एंट्री होती है। इस पूरी बहस को अक्सर एनवायरनमेंट वर्सेस डेवलपमेंट की शक्ल दे दी जाती है। बिल्कुल, ये एक बहुत कन्वीनियंट कहानी है। जब भी पर्यावरण को बचाने की बात होती है तो उसे विकास के खिलाफ खड़ा कर दिया जाता है। अरावली उन क्षेत्रों में है जहां जमीन की कीमत सोने जैसी है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत मजबूत है और कॉर्पोरेट इंटरेस्ट्स बहुत गहरे हैं। तो इस खेल में कौन कौन से प्लेयर शामिल हैं? इसमें कई बड़े खिलाड़ी हैं। एक तरफ शक्तिशाली रियल एस्टेट लॉबी है जो अरबों की परियोजनाएं बनाना चाहती है। दूसरी तरफ माइनिंग माफिया है जिसका खरबों का कारोबार इसी पर टिका है। और फिर राज्य सरकारें हैं जो स्थानीय रोजगार और रेवेन्यू का तर्क देकर अक्सर इन गतिविधियों को जायज ठहराती हैं। और जो एनवायरमेंटल क्लियरेंस की प्रक्रियाएं हैं, उनका क्या होता है? वो तो इन सब पर रोक लगाने के लिए ही बनी है। उन प्रक्रियाओं को अक्सर कमजोर कर दिया जाता है, उनमें जानबूझकर देरी की जाती है या फिर उन्हें चुनिंदा रूप से लागू किया जाता है। इससे एक जरूरी सवाल उठता है, क्या हमारे पॉलिसी मेकर्स अरावली को एक जरूरी इकोलॉजिकल एसेट मानते भी हैं या सिर्फ एक लैंड बैंक? एक लैंड बैंक जिसे जब चाहे बेचा जा सकता है। सही कहा। ज्यादातर मामलों में अरावली पॉलिसी की अस्पष्टता और पॉलिटिकल कन्वीनियंस का शिकार हुई है। और इस पूरी राजनीति और व्यावसायिक खींचतान का नतीजा हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देख रहे हैं।
दिल्ली की हवा, गुरुग्राम का पानी, ये सब जुड़ा हुआ है ना? ये सिर्फ जुड़ा नहीं है, ये उसी का सीधा परिणाम है और इसके नतीजे अब बहुत गंभीर हैं। सबसे पहले बढ़ती हुई हीट वेव्स, भीषण गर्मी। अच्छा, पहाड़ और जंगल तापमान को कंट्रोल करते हैं, उनके ना होने से शहर तंदूर की तरह तप रहे हैं। दूसरा, तेजी से गिरता भूजल स्तर। जैसा हमने बात की, अरावली के ना होने से दिल्ली एनसीआर में पानी का संकट हर साल गहराता जा रहा है। और वायु प्रदूषण का इससे क्या लेना देना है? लोग सोचते हैं कि प्रदूषण तो गाड़ियों और फैक्ट्रियों से होता है। इसका बहुत गहरा लेना देना है। अरावली एक कुदरती दीवार थी जो राजस्थान से आने वाली धूल भरी आंधियों को रोकती थी। अब वो दीवार जगह जगह से टूट चुकी है, जिससे एनसीआर में एयर पोल्यूशन और बढ़ गया है, खासकर सर्दियों में। मतलब रेगिस्तान अब सचमुच दिल्ली और हरियाणा की तरफ बढ़ रहा है। हाँ, धीरे धीरे ही सही, लेकिन ये हो रहा है। और आखिर में वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स का खत्म होना। जानवरों के आने जाने के रास्ते बंद हो गए हैं, जिससे इंसान और जानवरों के बीच टकराव की घटनाएं बढ़ रही हैं। ये सब जुड़ा हुआ है। तो क्या अब भी कोई उम्मीद बची है या बहुत देर हो चुकी है? क्या अरावली को बचाया जा सकता है? उम्मीद तो हमेशा रहती है। देर जरूर हुई है, लेकिन सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है अरावली इकोसिस्टम की एक स्पष्ट साइंटिफिक डेफिनेशन तय करना। मतलब ये तय होना चाहिए कि कौन सा इलाका अरावली का हिस्सा है, चाहे वो किसी भी सरकारी रिकॉर्ड में कुछ भी दर्ज हो। बिल्कुल। इसके साथ ही माइनिंग पर लगे प्रतिबंधों का सख्ती से पालन होना चाहिए। जो भी इलीगल माइनिंग हो रहा है उसे तुरंत और पूरी ताकत से रोका जाना चाहिए। और इसके अलावा सिर्फ परिभाषा तय करने से तो पहाड़ वापस नहीं आ जाएंगे। नहीं, इसके साथ ही बड़े पैमाने पर रिस्टोरेशन के प्रयासों की जरूरत है। उन इलाकों में देशी पेड़ लगाकर वनीकरण किया जाए जहां पहाड़ियों को समतल कर दिया गया है। इसमें आम नागरिकों की क्या भूमिका हो सकती है? हम और आप क्या कर सकते हैं? नागरिक जागरूकता और लीगल एक्टिविज्म बहुत जरूरी है। जब तक लोग इस मुद्दे को लेकर आवाज नहीं उठाएंगे और सरकार पर दबाव नहीं बनाएंगे, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। सबसे बड़ी बात, हमें और हमारी सरकारों को अरावली को एक लैंड बैंक समझना बंद करना होगा। उसे एक पारिस्थितिक विरासत या इकोलॉजिकल हेरिटेज के रूप में देखना होगा। बिल्कुल, अरावली को बचाना कोई इमोशनल मुद्दा नहीं है, ये हमारे अपने अस्तित्व के लिए जरूरी है। ये सोचना ही कितना अजीब है। अरावली की पहाड़ियां आइस एज, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट और विलुप्त होने की कई बड़ी घटनाओं से बची रहीं, लेकिन शायद वे इंसानी लालच से ना बच पाएं। तो इस सब का मतलब क्या निकलता है? इस पूरी चर्चा का सार क्या है? इसका सार ये है कि सवाल अब ये नहीं है कि क्या हम अरावली को बचा सकते हैं। असली सवाल ये है कि क्या हम इसे ना बचाने का जोखिम उठा सकते हैं। अगर आपको हमारी बातचीत पसंद आई तो कमेंट करें सेव अरावली, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।